Hello, all my students. I'm Shomiron Dotto, and welcome to my channel. It's after a long time I'm uploading one video on the one important aspect of class 11, that is final accounts adjustments, जिसका हम लोग काफ़ी बार फेस करते हैं प्रॉब्लम while doing final accounts. We need to deal with some important adjustments as well as the effect of adjustments as well as the journal entry of those adjustments. So आज हम लोग का वही मैटर होगा द अबाउट द एडजस्टमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट्स का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स करने के टाइम, या ट्रेडिंग में या पीएल में, बैलेंस शीट में, या उसका क्या जर्नल एंट्री होता है। हर एक चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। आई विल शो यू थ्रू माई कॉपीज एज यूजुअल, जैसे हम दिखाते हैं, बिकॉज यू नो दैट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द कोविड-19 हमने वैसे ही वीडियो अपलोड करते गया कि आई हैव डन इन माई कॉपीज फ्यू एग्जाम्पल्स एंड थ्रू विच आई विल हेल्प यू टू I'll help you all by discussing all those adjustments which already I have solved in the copies. So that's a better way of making you understand how this or those adjustments will be dealt with while doing the final accounts. So let's show you few adjustments of final accounts, and a few in the sense कि I have tried my best to cover up all the important adjustments which usually comes in the level of class 11, as well as you can say in the level of CA foundations, yeah, in the level of BCom first year. So all those basically important adjustments has been covered in my in this video particularly. So चलो एक बार देख लो एक बार कि कैसे हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स को। पहले हम एडजस्टमेंट्स को पढ़ेगा। सो इट विल बी अ नोन एडजस्टमेंट, आई मीन एडजस्टमेंट्स को दिखाएंगे हम तुम लोगों को कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स में, एज वेल एज उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नो मेरा पहला एडजस्टमेंट होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग या वेजेस आउटस्टैंडिंग। इसका इफेक्ट एज वी ऑल नो it will be added to salary or wages in the PL account or trading account respectively, because we know that कि salary usually comes in the PL accounts. So PL account में salary के साथ add करेंगे and it will be shown in the liability side of the balance sheet. और अगर wages outstanding होता है तो it will be added with the wages in the trading account and it will be shown in the liability side of the balance sheet. मतलब जैसे जैसे expense आएगा, if it is a direct expense it will be shown in the trading account. If it's an indirect expense, जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, रेंट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग हो सकते हो, तो अकॉर्डिंगली हम लोग करते रहेंगे। एक पार्ट हम लोग पीएल ट्रेडिंग में या पीएल में दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, एंड दूसरा पार्ट लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे सिंस इट इज आउटस्टैंडिंग एंड नॉट येट पेड। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? सैलरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। जैसे होगा अगर रेंट होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बिकॉज सैलरी वेजेस इज एन एक्सपेंस, इट विल बी डेबिटेड। फर्दर एक्सपेंस होगा अगर आउटस्टैंडिंग है तो यू हैव टू पे द फर्दर एक्सपेंस इन द नेम ऑफ सैलरी या वेजेस इन द नेम ऑफ रेंट एंड टैक्स मे बी, सो इट विल बी डेबिटेड। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी, so liability is always credited to two outstanding salaries and wages. नेक्स्ट आइटम विल बी प्रीपेड एक्सपेंसेस। एज यूजुअल अगर आउटस्टैंडिंग हो सकता है सैलरी, आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं वेजेस या रेंट एंड टैक्स, देन देयर कैन बी एन प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड रेंट या प्रीपेड वेजेस। इट विल बी डिडक्टेड आइदर इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इन द पीएल अकाउंट एज द केस मे बी। जैसे एक्सपेंसेस का नेचर होता है, इट विल बी डिडक्टेड बिकॉज सिंस इट्स प्रीपेड इन द सेंस कमिंग ईयर का, कमिंग अकाउंटिंग ईयर का हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, सो इट विल बी डिडक्टेड from that particular expenses either in trading and PL account, and will be shown in the asset side of the balance sheet. Since prepaid expense हम पहले ही expense पहले से दे दिया तो it is considered to be an asset, so it will be shown in the asset side of the balance sheet. इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस हम पहले से दे चुका है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ता है। अगर हम लोग को फर्दर एक्सपेंस देना होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, बट अगर हम लोग को एक्सपेंस पहले से दे चुका है तो दैट एक्सपेंस विल बी क्रेडिटेड। अगर वो रेंट होगा तो टू रेंट होगा, अगर सैलरी होगा तो टू सैलरी होगा, अगर वेजेस होगा तो टू वेजेस होगा। और प्रीपेड वेजेस या प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी इट विल बी डेबिटेड बिकॉज प्रीपेड मतलब पहले से दे चुका है तो इट इज एन एसेट, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेट, तो एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड। एंड एक्सपेंस हम लोग पहले से दे चुका है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग टू एक्सपेंस करेंगे।
आप लोग एक चीज़ करोगे, बार बार हम बोलते आए, पहले भी हम बोल चुके हैं, अभी दोबारा फिर वही हम बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपना कॉपी और पेन लेके बैठोगे, साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलोगे, वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग भी लिखते, सो दैट यू कैन आई मीन आप लोग का रिवीजन जैसे विजुअल रिवीजन हो रहा है वैसे इन राइटिंग भी हो जाएगा। तो फिर ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं ये सब एडजस्टमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है। जब भी फाइनल अकाउंट्स करोगे तो ये सब चीज़ अब आपके सामने मतलब एज इफ फ्लोट करेगा, तो आप लोग आराम से इसको ग्रिप में लेके ले सकते हो। नेक्स्ट, इट्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल या स्टेशनरी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल या स्टेशनरी। अगर हम लोग कोई भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैंपल के तौर पे या स्टेशनरी के तौर पे, तो हम लोग कहाँ से ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आवर इट्स बीन परचेज फ्रॉम आवर, इट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम आवर परचेज गुड्स। परचेज गुड्स में से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर चैरिटी पर्पस, फॉर सैम्पल पर्पस, सैम्पल इन द सेंस एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी पर्पस। सो ये सब चीज़ के चलते हम लोग अपना परचेज गुड्स में से ही ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पर्पस विल बी डेबिटेड। ऑल द पहले हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट विल बी, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। देखो ऑल दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज तो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज एंड विल बी shown in the debit side of will be shown in the debit side of PL account। एक मिनट। and will be shown in the debit side of PL account। तो क्या हुआ, will be deducted from purchase in the trading account and will be shown in the debit side of PL account। PL account में क्या बोल के दिखाएंगे, अगर सैंपल होगा तो टू एडवर्टाइजमेंट, अगर स्टेशनरी होगा तो टू स्टेशनरी, अगर चैरिटी होगा तो टू चैरिटी। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट स्टेशनरी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट एक्स चैरिटी या स्टेशनरी, जो भी पर्पस के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस पर्पस को हम लोग डेबिट करेंगे। और कहाँ से ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फ्रॉम आवर परचेज गुड्स, तो टू परचेज विल बी द नेक्स्ट एंट्री। सो एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, अगर गुड्स सैंपल के तौर पे यूज हो रहा है सैंपल के लिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट अगर स्टेशनरी पर्पस के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और चैरिटी के लिए अगर यूज किया जाएगा तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। एंड अल्टीमेटली और एक एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट टू चैरिटी। एक्चुअली पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए पीएल के डेबिट में लिखेंगे। सो ये एडवर्टाइजमेंट स्टेशनरी चैरिटी ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट। इस नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करने का एंट्री होता है, नॉमिनल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, सो पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट टू स्टेशनरी टू चैरिटी। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल बी शोन in the debit side of PL account in the name of either advertisement या to stationery या to charity। Next is goods distributed for personal use। Again the same thing, goods distribute हो रहा है personal use के लिए, मतलब proprietor अपना खुद के यूज के लिए गुड्स यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली इधर क्या होगा, परचेज में से लेस होगा, क्योंकि परचेज गुड्स में से ही प्रोप्राइटर गुड्स यूज कर रहे हैं, तो परचेज विल बी परचेज में से डिडक्टेड होगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है एंड विल बी the remaining और एक एडजस्टमेंट्स होगा विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट, सिंस इट्स अ ड्राइंग्स, बिकॉज पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर गुड्स विदड्रॉ कर रहा है, तो परचेज से लेस होगा इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड ड्राइंग्स बोल के कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, पर्पस विल बी डेबिटेड। वही हम लोग देखा कि जब भी गुड्स यूज होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मे बी फॉर पर्सनल पर्पस, मे बी फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, मे बी फॉर चैरिटी पर्पस, मे बी फॉर स्टेशनरी पर्पस, तो ऑल दोज पर्पस विल बी डेबिटेड एंड परचेज विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। इनिशियली हम लोग क्या देखा था, एडवर्टाइजमेंट स्टेशनरी या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, इधर देखेंगे ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री, depreciation given in trial balance will be shown in the debit side of PL account। depreciation कहीं काफ़ी बार ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है, ट्रायल बैलेंस में अगर depreciation दिया हुआ रहेगा तो इट विल बी शोन डायरेक्टली इन द, इट विल बी शोन इन द PL अकाउंट बस, एंड विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट्स इन द बैलेंस शीट। मतलब और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिंस हम लोग को मालूम है कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका एक ही मात्र इफेक्ट होता है, और बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब उसका जर्नल एंट्री डबल एंट्री इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में होता है, इसका मतलब होता है कि उसका डबल एंट्री एस्पेक्ट्स हो चुका है, तो उसका दो इफेक्ट नहीं होगा। सो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट। एंट्री क्या होगा, PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, मैंने इधर लिखा PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन।
सो इसको बैलेंस शीट में जाके हम लोग एसेट से लेस नहीं करेंगे अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो। नेक्स्ट, बट इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट, देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में होता है, बट काफी बार आप लोग फेस करोगे ऐसे प्रॉब्लम कि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तब इट विल बी डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट, वो तो हो गई, एंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट्स। अगर सोचो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज है और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख रुपीज के ऊपर 10% होगा 10,000। सो ये 10,000 जो डेप्रिसिएशन है ये एक बार पीएल के डेबिट में आएगा, टू डेप्रिसिएशन बोल के, पीएल के डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन बोल के, और ये 10,000 उस 1 लाख प्लांट एंड मशीनरी का जो 1 लाख वैल्यू था उस 1 लाख में से ये 10,000 लेस करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैठाया जाएगा। तो दो इफेक्ट हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है, अभी अभी मैंने बताया कि एडजस्टमेंट में होने से उसका दो इफेक्ट देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज येट टू बी एडजस्टेड, दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट मतलब अभी तक उसको एडजस्ट अकाउंटिंग बुक्स में नहीं किया गया है, इसीलिए उसको एडजस्ट करने के लिए उसका दो इफेक्ट देना पड़ेगा। वन इट विल बी डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन बोल के, और दूसरा उसको एसेट साइड में उस पर्टिकुलर एसेट से लेस करना पड़ेगा। देखो एंट्री मैंने क्या दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। देखो ये एंट्री हुआ था सिर्फ जब डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में होता है, ये एंट्री नहीं हुआ था क्योंकि दिस एंट्री इज ऑलरेडी बीन पास, बट इन दिस केस दो एंट्री हुआ, एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, वी नो वी हैव ऑलरेडी डन डेप्रिसिएशन in our class as well as through video. Depreciation account debit to asset is the first entry when depreciation is going to be charged, and दूसरा एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन इज नॉमिनल अकाउंट, सो कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो उस नॉमिनल अकाउंट को डेफिनेटली हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में। सो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये होगा आपका दो एंट्री व्हेन डेप्रिसिएशन विल बी गिवन इन एडजस्टमेंट्स। क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इधर क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो अल्टीमेटली क्रेडिट सेल्स मतलब एंट्री क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सबको मालूम है बिकॉज वी हैव डन दिस वाइल बीइंग जर्नल क्लास की डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसका इफेक्ट क्या होगा फाइनल अकाउंट्स में, एक बार सेल्स में ऐड होगा और एक बार डेटर्स में ऐड होगा इधर बैलेंस शीट में, टू बी एडेड विद द सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल बी एडेड विद द डेटर्स इन द बैलेंस शीट, आफ्टर विच द प्रोविजन फॉर बैड डेट। इस चीज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको लेके काफी कंफ्यूजन होता है, सो विल डिस्कस दिस लेटर ऑन इन दिस वीडियो। तो क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड डेटर्स में से ऐड और इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, एंड सेल्स में से ऐड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल एंट्री डेटर्स टू सेल्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट दिया जाता है प्रोप्राइटर को, तो दैट विल बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट सिंस इट्स एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो दैट विल बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एंड विल बी एडेड टू कैपिटल इन द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा और पीएल अकाउंट में डेबिट होगा। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोप्राइटर को दिया जाता है, नॉर्मली जब हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल कंसेप्ट, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस दैट वाई इट्स डेबिटेड एंड कैश इज गोइंग आउट, सो कैश एसेट्स घट रहे तो टू कैश। बट इधर प्रोप्राइटर को जब कोई इंटरेस्ट दिया जाता है तो दैट इज नॉट टू बी पेड इन कैश। प्रोप्राइटर कोई भी पेमेंट बिजनेस से कैश से ले ही लेता है, उसका जो भी पेमेंट्स होता है वो कैपिटल में एडजस्ट होता है। अगर वो उसको कुछ पेमेंट मिलने वाला है बिजनेस से तो वो भी कैपिटल से एडजस्ट होगा, अगर वो कुछ बिजनेस को देने वाला है, अगर कुछ देने वाला है वापस, तो वो भी कैपिटल से ही एडजस्ट होगा। सो इसीलिए इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल which has been introduced by proprietor, it will be debited to interest on capital account and capital account will be credited। and दूसरा एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए इसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लेके हम लोग आ गया इधर, दैट इज गुड्स लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू रुपीज। मैंने इधर एक एग्जांपल दे चुका है क्योंकि एग्जांपल के बिना ये समझाना बहुत मुश्किल है और आप लोगों को भी क्विकली समझ में आ जाएगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000
से इट्स एन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10,000 लिया. इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड ₹8,000. मतलब हमने जो गुड्स लॉस्ट हुआ था, हम लोग के बिजनेस बुक्स में दो किस्म का लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस और एक नॉर्मल लॉस. तो नॉर्मल लॉस का कोई क्लेम नहीं होता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन वन ऑफ आवर मूवी. वो एक तो मूवी हुआ था परेश रावल का, जिसमें आर्थ के चलते लॉस हुआ था उसका दुकान. तो ओ माई गॉड, यस, OMG. सो उसमें हम लोग देखा था कि इंश्योरेंस कंपनी इनकार कर दिया था क्लेम देने में, बिकॉज दैट वाज अ नॉर्मल लॉस, नेचुरल कैलामिटी से लॉस हुआ था. बट देर आर अनदर टाइप ऑफ लॉस विच कैन बी कवर्ड इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड abnormal loss, which can be covered, which can be reduced, which can be controlled by way of taking different respective measures. उसी को हम लोग बोलते हैं abnormal loss. अकाउंटिंग में उसी का ही रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल लॉस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है. तो abnormal loss, अगर गुड्स लॉस बाई फायर है तो इस abnormal loss. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो वो भी abnormal loss है, क्योंकि दिस आर द लॉस विच कैन बी कंट्रोल्ड बाई वे ऑफ टेकिंग रेस्पेक्टिव मेजर्स. तो कहीं ना कहीं मेजर्स हम लोग नहीं लिया होगा, इसीलिए सब लॉस हुआ, इसीलिए इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं हम लोग. और इसी एबनॉर्मल लॉस में इधर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम सेटल एडमिट किया, क्लेम एडमिट किया. तो इधर क्या होगा, 10,000 जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, ये गुड्स लॉस हुआ. कहाँ से हुआ, मेरा परचेज किया हुआ गुड्स में से लॉस हुआ, तो इसीलिए ये परचेज में से लेस होगा. देखिए 10,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट. तो 10,000 रुपया डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज अकाउंट इन द ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें से 8,000 का जो क्लेम आया, दैट क्लेम विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. देखो रुपीज 10,000 इंश्योरेंस क्लेम विल बी शोन, एक मिनट, रुपीज 8,000 इंश्योरेंस क्लेम विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. देखिए रुपीज 8,000 का जो क्लेम मिला, इंश्योरेंस आई मीन क्लेम एडमिट हुआ, वो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को पैसा देगा. अभी तक दिया नहीं है, तो 8,000 एसेट साइड में दिखाया जाएगा. और बाकी जो एक्चुअल लॉस है, मतलब हम लोग का मॉनिटरी लॉस कितना हुआ, गुड्स तो 10,000 का लॉस हो गया, जिसमें से 8,000 का क्लेम मिलेगा हम लोगों को, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया. तो अल्टीमेटली मॉनिटरी लॉस कितना हुआ, 10,000 माइनस 8,000, एक्चुअल लॉस इज 2,000 विच विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट. PL अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा टू एबनॉर्मल लॉस बोल के इतना अमाउंट, 2,000 का अमाउंट. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, abnormal loss अकाउंट डेबिट टू परचेज. अभी अभी हमने देखा था चैरिटी के लिए यूज हो रहा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो रहा है. पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है, तो पर्सनल ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है. कहाँ से ये गुड्स यूज हो रहा है, परचेज किया हुआ गुड्स में से. तो इधर भी ये जो गुड्स लॉस हुआ, मेरा परचेज किया हुआ गुड्स में से लॉस हुआ, तो इसीलिए abnormal loss अकाउंट डेबिट, पर्पस विल बी डेबिटेड टू परचेज. abnormal loss अकाउंट डेबिट, पर्पस, जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है गुड्स, इधर तो लॉस हो रहा है, तो abnormal loss अकाउंट डेबिट टू परचेज. और दूसरा बात है कि एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, 2,000, तो PL अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2,000. इंश्योरेंस क्लेम एसेट है, हम लोग को मिलेगा, इसीलिए उसको डेबिट किया जाएगा 8,000 से. और टू एबनॉर्मल लॉस, इधर डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होकर कैंसल आउट हो जाएगा. सो टू एबनॉर्मल लॉस 10,000. दिस विल बी द एंटायर पिक्चर ऑफ दिस एडजस्टमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी लेवल ऑफ अकाउंटिंग, चाहे वो लेवल हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, इसको ध्यान से एक बार देखना होगा. हम बार बार अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल ऑफ यू टू सिट विथ पेन पेंसिल, ऑल आई मीन कॉपी ऑल दिस थिंग्स, एंड यू आर सपोज टू राइट इट डाउन ऑल द एडजस्टमेंट्स विच आई एम डिस्कसिंग विथ यू ऑल. सिर्फ देखने से नहीं होगा, देखने से होगा, बट उससे बेहतर होगा अगर आप लोग इसके साथ साथ, मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए आप लोग अगर कॉपी में इसको लिखते जाओगे. Bad debt given in adjustments. Bad debt given in adjustments will be shown in the assets the debit side of the PL account and will be deducted from debtors in the balance sheet. After which provision for bad debt, इस provision for bad debt को लेके हम लोग चर्चा करेंगे. कैसे दिखाया जाएगा PL अकाउंट में, देखो टू बैड डेट एड फर्दर बैड डेट बोल के ऐड करके इधर लिखाया जाएगा. इनर कॉलम में ऑलरेडी अगर कोई बैड डेट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में तो उसको लिखेंगे. अगर एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट रहेगा, बैड डेट का मतलब क्या होता है पहले हम बता दें. बैड डेट मीन्स अ सम पार्ट ऑफ द अमाउंट विच इज नॉट गोइंग टू बी रियलाइज फ्रॉम द डेटर्स. मतलब जिसको हम लोग क्रेडिट में माल सेल किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स. डेटर्स आर दोज पार्टी टू होम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. मतलब हम लोग पैसा पाएंगे, अब उसमें से अगर कोई भी पैसा वो देने के लिए इनकार कर दे या नहीं दे पाता है या कुछ कारण के लिए वो उस पैसा को हम नहीं देते हम लोग, तो इन दैट केस दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज बैड डेट. दैट इज दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी अ लॉस टू द बिजनेस. तो उस लॉस को कैसे डील करेंगे, अगर वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो उसको डायरेक्टली हम लोग PL अकाउंट डेबिट में लिख देंगे. बट अगर वो एडजस्टमेंट में होगा तो फर्दर बोल के उसको ट्रायल बैलेंस में जो पार्ट दिया हुआ है बैड डेट उसके साथ ऐड करके लिखेंगे. अगर ट्रायल बैलेंस में वो पार्ट नहीं होगा
तो ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्दर बैड डेट बोल के हम लोग फाइनल कॉलम में लिख देंगे अमाउंट. सो बैड डेट गिवन इन एडजस्टमेंट्स विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट एंड विल बी डिडक्टेड. और एक चीज क्या होगा, ये फर्दर बैड डेट को, इस बैड डेट को नहीं, जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ उसका कुछ नहीं करना है. जो फर्दर बैड डेट दिया हुआ उस फर्दर बैड डेट को हम लोग डेटर्स में से लेस करेंगे बैलेंस शीट में, डेटर्स से लेस करेंगे बैलेंस शीट में. जनरल एंट्री क्या हुआ, बैड डेट का एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. बैड डेट इज अ लॉस, इसलिए डेबिट हो रहा है, और डेटर्स घट रहा है क्योंकि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा. डेटर्स इज आवर एसेट, जहां से जिससे पैसा मिलता है, अगर वो पैसा नहीं देगा तो फिर मेरा एसेट घट रहा है, तो एसेट्स विल बी क्रेडिटेड. सो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. और ये बैड डेट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अभी अभी हमने बताया प्रीवियस एंट्रीज में भी कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. बैड डेट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो उसको ट्रांसफर कर दिया पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को लेके हम लोग आगे इधर गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल. वेल, गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में से आता है. इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, हम लोग एक पॉलिसी ऑफ सेल्स मेंटेन करते हैं बिजनेस में. उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग माल को क्रेडिट भेजते हैं पार्टी के पास, कस्टमर के पास. कस्टमर को अगर पसंद होगा तो वो गुड्स वो रखेगा, मतलब अगर पसंद नहीं होगा तो वो अप्रूव नहीं करेगा. तो दो एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट सेल्स बोल सकते हैं हम लोग. इसको क्रेडिट सेल ही बोलते हैं कि हम लोग माल भेज दिया कस्टमर को, कस्टमर अगर अप्रूव कर दिया तो इट्स कंसिडर टू बी ए सेल्स. अगर कस्टमर अप्रूव नहीं किया तो वो माल मेरे पास वापस आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या होता है जब हम लोग माल बिजनेस में, कोई भी माल अगर हम लोग भेजते हैं किसी को, किसी कस्टमर को, तो उसको तो कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जनरली जब भी हम लोग गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल. मतलब क्या होता है कि अगर वो अप्रूव कर दिया तो ओके, इट्स कंसिडर्ड बी सेल्स. अगर वो अप्रूव नहीं किया, अप्रूवल नहीं किया, तो फिर वो कंसिडर्ड टू बी इज नॉट अ सेल. तो इन दैट केस जब भी हम लोग गुड्स भेजते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो उसको हम लोग एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट करते हैं. वी हैव टू ट्रीट दिस वन इन द अकाउंटिंग बुक्स एज एक्चुअल सेल्स. whenever goods are sent on sale or approval, it is considered to be an actual sales and is recorded as an actual sales, actual credit sales rather. That means it is added to debtors and added to sales. Now the question is, if it is not been approved by the customer, जिसको हमने भेजा, तो हमने तो पहले ऑलरेडी मैंने सेल पकड़ लिया इसको, तो अगर वो अप्रूव नहीं करते तो क्या करना पड़ेगा, हमको रिवर्स करना पड़ेगा. द रिवर्स मीन्स आई हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स and I have to deduct it from sales. So this is what we have to do in case of goods sent on sale or approval if not approved by the customer. So अगर अप्रूव नहीं करते, अगर अप्रूव कर देता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमने माल सेल का एंट्री करके उसको भेजा. If it has been approved, then no problem arises in the accounting books as I have already recorded it as actual sales. But problem arises when the customer does not approve that goods. In that case I have to reverse the thing. मतलब सेल्स में से लेस करना पड़ेगा, डेटर्स में से लेस करना पड़ेगा. और एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या कि जब भी हम लोग माल सेल करते हैं तो हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में से इस माल को हटा देते हैं. तो पहले मैंने अभी बताया कि जब भी हम लोग गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल करते हैं तो इसको एक्चुअल सेल्स मानते हुए क्लोजिंग स्टॉक में से इसको हटा देते हैं. अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सेल नहीं हुआ, ये अप्रूव नहीं है, तो हमको रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स में से लेस, डेटर्स में से लेस. Now the question is, if these goods is not been sold out, this is still my goods and I have to include those goods in my closing stock. So that's why in the closing stock also दो effect होगा. Closing stock in the trading account, it will be added with the closing stock in the trading account as well as it will be added with the closing stock in the balance sheet asset side. क्योंकि closing stock दो जगह आता है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसलिए दोनों जगह उस माल का जो ऐड बैक करना पड़ेगा. सिंस इट इज़ नॉट बीन अप्रूव्ड, इसको एक्चुअल सेल्स नहीं माना जा सकता है. ये गुड्स अभी भी मेरे पास ही है, इसका ओनरशिप इज स्टिल लाइंग विथ मी. सो दैट्स वाई नीड टू बी एडेड विद द क्लोजिंग स्टॉक बोथ इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब सवाल ये उठता है कि जिस प्राइस में मैंने सेल किया था, क्या उसी प्राइस में हम क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करेंगे? नो, देयर हैव टू बी टू प्राइस. One is sell price, another one is closing stock price, because हम लोग closing stock generally lower price में वैल्यूएशन करते हैं. तो इधर सम में एडजस्टमेंट में भी ऐसे ही दो दिया हुआ रहेगा डेफिनेटली. नाउ आई विल शो यू वन एग्जाम्पल. जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे इसको अकाउंट्स में डील किया जाएगा. वेल, गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल
रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। मैंने अभी बताया कि आप जब भी माल सेल करते हैं, सेंड करते हैं, तो एक्चुअल सेल्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड विल बी एडेड एंड डेटर्स एंड सेल्स। मैंने अभी देखो लिखा विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड सेल्स। ये कब होगा? ये कब रिवर्सल करना पड़ेगा डेटर से लेस, सेल से लेस? जब ये गुड्स जो सेंड किया मैंने अप्रूवल के लिए वो अप्रूव नहीं हुआ, मतलब कस्टमर ने इस गुड्स को अप्रूव नहीं किया, तो हमको रिवर्स करना पड़ेगा। सिंस इट इज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एज सेल्स, तो हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल एंट्री, नॉर्मली जब क्रेडिट सेल होता है तो एंट्री क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, डेटर्स टू सेल्स। आई विल शो यू। देखो अभी हम लोग डिस्कस किया था, जब क्रेडिट सेल होता है तो डेटर्स टू सेल्स होता है, तो जब रिवर्स करेंगे तो सेल्स टू डेटर्स करेंगे रिवर्सल। उसके बाद एंड विल बी एडेड टू द क्लोजिंग स्टॉक। अगेन वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। इधर हमने बताया था आप लोगों को, अगेन वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, एडजस्टमेंट्स आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स द डेटर्स एंड पीवीडी विल बी कैलकुलेटेड। ओके, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इधर क्या है, सोचिए अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल था 10,000 से, और उसका कॉस्ट प्राइस था, सेल प्राइस ये है और कॉस्ट प्राइस सोचिए 8,000। अगर इसको हम लोग एक बार बॉक्स कर देते हैं, सेल प्राइस इज दिस, कॉस्ट प्राइस इज दिस। नाउ क्वेश्चन इज दिस सेल प्राइस विल बी 10,000 will be deducted from debtors and sales, and this cost price 8,000 will be added back to closing stock, both in trial balance, क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ में आया? सो ये होगा डेटर्स टू सेल्स का, ये सेल्स टू डेटर्स का ये एंट्री होगा, मतलब सेल्स में से लेस, डेटर्स में से लेस 10,000 एंड दिस कॉस्ट प्राइस ये होगा, ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक में, दोनों जगह पे। सो ये है आपका एडजस्टमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर्स। Next is installation charges paid. Installation charges paid at the time of purchasing any assets is wrongly included in wages. अगर ऐसे होता है कि कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस, इधर एक चीज़ हम बता दें, हाँ तो एक चीज़ हम बता दें कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस व्हाट, any sort of charges paid at the time of purchase of any assets, as we have already discussed at the time of doing journal entry, कि कोई भी expenses, कोई भी installation charges, कोई भी any other expenses paid at the time of purchase of any assets, that particular assets, ये purchase के टाइम ही होता है सिर्फ। अगर कोई भी चीज़, कोई भी assets purchase करने के टाइम कोई भी as such ऐसे कुछ expenses होता है, installation expenses and all the other expenses at the time of purchase of any assets, so that amount, that particular cost will be included in the एसेट वैल्यू, मतलब वो अलग से उसको नहीं दिखाया जाएगा, उसको हम लोग प्लांट वैल्यू में या एसेट वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। एक एग्जांपल दे रहे, से फॉर एग्जांपल यू आर परचेजिंग एलईडी फॉर योर हाउस, इट कॉस्ट अराउंड से 50,000। आपको ले आने का खर्चा होगा, आपको उसको इंस्टॉल करने का खर्चा होगा, और ये सब मिला के सोचिए 5,000 और हो गया। तो आपका एक्चुअली जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, सोचिए अगर आप लोग बुक्स मेंटेन करते हो कि ये एलईडी टीवी लिया, तो फिर बुक्स में जब आप लोग मेंटेन करेंगे तो आप लोग ये लिखेंगे कि 55,000 का एसेट्स आपने खरीदा, मतलब 5,000 का जो अलग से खर्चा हुआ वो भी उस एसेट्स में इंक्लूड होगा। दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट एलईडी विल बी 55,000 इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसे एज इफ हम लोग को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तब हम लोग बोलते हैं 50,000 का दाम है टीवी, बट देन in the books of accounts I'm talking about, in the books of accounts it will be considered as 55,000. So इस इंस्टॉलेशन चार्जेस काफ़ी बार देने के टाइम हम लोग उसको वेजेस में इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, वेजेस में से लेस कर देंगे और मशीनरी में इसको ऐड कर देंगे, मतलब मशीनरी हो चाहे कोई भी दूसरे एसेट्स हो, खरीदने के टाइम जो लगाए तो उसमें उस पर्टिकुलर एसेट में ऐड करेंगे और वेजेस में से लेस कर देंगे। तो लेट मी शो यू द एडजस्टमेंट। तो ये होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एनी एसेट्स, इफ रॉन्गली इंक्लूडेड इन वेजेस देन हैव टू डिडक्ट फ्रॉम वेजेस एंड विल बी एडेड विद द एसेट्स एंड देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। इधर और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे
तो जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो इंस्टॉलेशन उस पर्टिकुलर एसेट में ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. सो ऑल दिस माइन्यूट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, और फॉर दोज तो ये सब चीज़ को माइंड में रखने के लिए आप लोगों को जो करना पड़ेगा, इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा. और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखिए, क्योंकि दिस फाइनल अकाउंट्स इज ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर फॉर योर फोर्थ कमिंग फाइनल एग्जाम. क्लास 11 का फाइनल एग्जाम में एक फाइनल अकाउंट्स तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. एज वेल एज बीकॉम स्टूडेंट्स यू कैन इजीली एक्सपेक्ट वन फाइनल अकाउंट्स इन योर फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम विच इज़ गोइंग टू हैपन, और एक दो महीने के अंदर ही हो सकता है. सो नाउ ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी एसेट्स इफ रॉन्गली इंक्लूडेड इन वेजेस will have to be deducted from wages and will be added with the assets, and thereafter depreciation will be calculated. इसका क्या एंट्री होगा? अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस वेजेस में इंक्लूडेड है तो वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसको किस में इंक्लूड करना है इंस्टॉलेशन चार्जेस को? मशीनरी में. तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेके आ रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट given in adjustments. Provision for bad debt given in adjustments will be calculated on debtors and will be debited to PL account and will be deducted from debtors in the balance sheet. Will be calculated on debtors, मतलब debtors के ऊपर कैलकुलेट होगा. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जान लीजिएगा. प्रोविजन फॉर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है 5%, 10%, जो 2.5%, वट एवर द रेट इट इज बीन गिवन इन द एडजस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट होगा. और कहाँ कहाँ होगा ये? डेबिट, पीएल के डेबिट में होगा, पीएल के डेबिट में होगा, और विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में डेटर्स से लेस करके लिखेंगे हम लोग, डेटर्स माइनस पीवीडी. आई हैव ऑलरेडी गिवन वन फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन योर क्लास, सो यू कैन सी दैट फॉर्मेट. तो फॉर्मेट में मैंने दिखाया कैसे, देखना डेटर्स में से पीवीडी को लेस करते हुए दिखा. ये पीवीडी कहाँ पर दिया हुआ रहेगा? ये पीवीडी बार बार हम बोल रहे हैं एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा. जब भी पीवीडी एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा उसका ये ट्रीटमेंट होगा, विल बी कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स and will be debited in PL account and will be deducted from debtors. तो एंट्री क्या होगा? PL account debit to PBD, PL account debit to provision for bad debt. This is the only adjustment entry for provision for bad debt in the entire final accounts. So entry will be profit and loss account debit to PBD, to provision for bad debt या to reserve for bad debt. इधर और एक चीज़ हमको डिस्कस करना है इस प्रोविजन फॉर बैड डेट के बारे में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आई टेल यू, बिकॉज ये बहुत सारा स्टूडेंट इसको ना सोचो, एडजस्टमेंट जब दिया रहता है 1 2 3 4 करके, ये सेकेंड एडजस्टमेंट में होता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट इसको पहले ही कैलकुलेट करके रख देते. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरा स्टूडेंट्स जो लोग देख रहे हो, मेरा स्टूडेंट हो या मेरा स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग मेरा एक एडवाइस मानोगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को आप लोग एकदम लास्ट में कैलकुलेट करोगे. सब एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करने के बाद लास्ट में प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर भले सेकंड पॉइंट में हो, सेकंड एडजस्टमेंट्स हो, कंसिडर इट एज द लास्ट एडजस्टमेंट्स. तो एकदम लास्ट में जाके प्रोविजन फॉर बैड डेट को करने का ये मतलब होता है कि इन द प्रोसेस अगर डेटर्स में कोई भी चीज़ का एडजस्टमेंट करना हो तो वो सब करने के बाद जो अल्टीमेटली डेटर्स का बैलेंस होगा तो उसी के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट होगा. अगर आप बिना डेटर्स का एडजस्टमेंट्स करते हुए प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले ही कैलकुलेट कर दोगे तो फिर आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट भूल हो जाएगा, फिर आपको काटना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा. सो इट इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट वॉट एवर इट इज गिवन इन द सम, अगर एडजस्टमेंट में रहेगा तो उसको कैलकुलेट करोगे डेटर्स के ऊपर एट लास्ट, मतलब लास्ट एडजस्टमेंट्स कंसीडर करते हुए उसको करोगे. एंड उसके बाद उसका जो इफेक्ट होता है जो मैंने अभी अभी दिखाया विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट. वो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर पहले से कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद अगर डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो आपका कैलकुलेशन भूल हो जाएगा, आपको फिर काटना पड़ेगा. इधर और एक चीज बता दें कि ये प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने अभी अभी जो डिस्कस किया, दिस इज ऑल अबाउट व्हेन इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट्स, बट समटाइम्स प्रोविजन फॉर बैड डेट वो ट्रायल बैलेंस में भी होता है. सो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ज़्यादातर देखेंगे, मतलब उधर ही होता है क्रेडिट साइड में. बट इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, हमने अभी अभी जो डिस्कस किया प्रोविजन फॉर बैड डेट इज एंटायरली गिवन इन एडजस्टमेंट्स. बट अगर कोई भी प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है तो उसको स्ट्रेट अवे पीएल के क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के. ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जैसे ही आप लोग देखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, राइट इट डाउन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट. उसका और कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में हो जाएगा. और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो अभी अभी मैंने बताया कि एडजस्टमेंट में रहेंगे तो उसको कैलकुलेट करना होगा डेटर्स के ऊपर. डेटर्स
कौन सा डेटर्स? आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल द इफेक्ट्स रिलेटेड टू डेटर्स. सोचिए डेटर्स का जो जो एडजस्टमेंट्स होगा, अगर फर्दर बैड डेट है तो वो लेस होगा, अगर क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड है तो वो ऐड होगा, अगर गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल नॉट अप्रूव तो वो लेस होगा. तो ये सब चीज़ ऐड लेस करने के बाद जो जो एडजस्टमेंट्स होता है डेटर्स के ऊपर, वो सब एडजस्ट करने के बाद जो एंड रिजल्ट होगा डेटर्स का, उसके ऊपर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट होगा जो एडजस्टमेंट में रहता है बीवीडी. सो अब आगे देखते हैं आगे का ट्रांजेक्शंस. क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन एडजस्टमेंट्स. क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में रहेगा तो विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. हम लोग को सबको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में होता है तो उसको डायरेक्टली हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे. उसका एंट्री क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सिंस इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स तो उसका एक एंट्री तो पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में देने का मतलब होता है उसका अभी तक एडजस्टमेंट, उसका अभी तक जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है. तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस. क्लोजिंग स्टॉक दो किस्म का होता है, एक बार एडजस्टमेंट में दिया हो सकता है, एक बार ट्रायल बैलेंस में दिया हो सकता है. तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो तब जाके क्या होगा, तब उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा. सिंस इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस मतलब उसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, इसीलिए उसका कोई एंट्री नहीं होगा. तो दो किस्म का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है. एक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे. जर्नल एंट्री होगा क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. और एक क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी रहेगा उसका डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसका कोई एंट्री नहीं होगा. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल बी डायरेक्टली शोन इन द लायबिलिटी साइड. हमने अभी अभी बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में होगा, हम लोग पहले डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब अगर एडजस्टमेंट में होता है तो क्या होता है. बट अगर यही सब चीज़ अगर डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा. अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में. और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहेगा तो उसको भी हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखेंगे, बट एसेट साइड में लिखेंगे. तो एक चीज़ है, हम लोग देखे थे पहले ही कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर एडजस्टमेंट में होता है तो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस अगर एडजस्टमेंट में होता है तो क्या होता है. बट अगर वो सब चीज़ डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इट विल बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होने से लायबिलिटी साइड में होगा, प्रीपेड एक्सपेंस होने से जो इधर लिखा हुआ नहीं है प्रीपेड एक्सपेंस होने से वो एसेट साइड में होगा. ये सबका कोई जर्नल एंट्री का रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि द थिंग विच इज ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस मीन्स उसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है. कोई भी जर्नल एंट्री का, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट, एनी लोन टेकन गिवन इन ट्रायल बैलेंस. अगर कोई लोन लिया हुआ है, दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देन इट विल बी कैलकुलेटेड एंड विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट एंड विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. एज सिंपल एज दैट. कोई भी लोन टेकन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में मतलब लोन टेकन इज अ लायबिलिटी. सिंपल बात है, लोन हमने लिया है तो डेफिनेटली हमको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. उस परसेंटेज के अनुसार उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. करके उसको एक बार पीएल के डेबिट में लिखना पड़ेगा और एक बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि वो अभी तक मैंने पे नहीं किया है, हमको देना है. वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन on that particular loan which we have taken. So that's why we are providing, which means it is not yet paid. So हम लोग को पे करना पड़ेगा. It's a liability. It will be shown in the liability side as well as will be shown in the debit side of PL account. Entry होगा interest on loan account debit to outstanding interest on loan. जैसे हम लोग सैलरी का किया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे इधर भी इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन इज अ लाइबिलिटी, इजिली क्रेडिट होगा. और इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल में, पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन. नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन. सो ऑल माई स्टूडेंट्स, आई होप हमने जितना कवर किया उतना आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कुछ भी चीज़ बाकी रह जाता है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो मेरे को. अकॉर्डिंगली हम अपना वैसे वीडियो बताते जाएंगे. और अगर आप लोग को और भी कोई भी चैप्टर का कोई ऐसे वीडियोस का रिक्वायरमेंट है तो यू कैन राइट डायरेक्टली इन माय कमेंट बॉक्स कि कौन सा चैप्टर के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए. उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू माय टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, शेड्यूल, टाइट शेड्यूल में से हम अपना टाइम निकालते हुए डेफिनेटली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोड्यूस सम गुड वीडियोज़ ऑन पर्टिकुलर चैप्टर विच यू पीपल नीड.
फॉर टिल देन आप लोग अपना ये एडजस्टमेंट्स वाला एंट्री, फाइनल अकाउंट्स का जो एडजस्टमेंट वाला एंट्री, इस वीडियो को एक बार एंजॉय करो, और डेफिनेटली एंजॉय इन द सेंस दैट कि आप लोग अपना कॉपी लेके बैठोगे, अपना लिखोगे क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज हुआ, डिस्कस करोगे, एंड देन जस्ट गो थ्रू द सम्स ऑलरेडी गिवन इन माई मटेरियल। मैंने मटेरियल तो सब स्टूडेंट के पास ही है, तो वो सब देखोगे कि सम रिलेट करोगे। रिलेट करने के बाद अगर फिर भी कुछ रह जाता है प्रॉब्लम, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू इन माई लाइव क्लास। और बाकी जो लोग मेरा क्लास नहीं करते हो, दे कैन कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना एडवाइस दे सकते हो, अपना इम्पॉर्टेंट कमेंट दे सकते हो कि क्या क्या चीज़ के ऊपर मेरे को और इम्प्रूवमेंट करना होगा, मतलब कौन सा वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग बता सकते हो। टिल देन एन्जॉय दिस वीडियो, हैव ए वेरी वेरी गुड डे। अगला वीडियोज़ के लिए आप लोग डेफिनेटली इंतज़ार करोगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।